स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो की थी दैट वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एम आई राइट? ठीक है। सो अब हम इससे पहले कि फोर्थ वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करें ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको करवा देना चाहता हूं, फिर हम उसके बाद फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रोसीड करेंगे। अब ये एस्पेक्ट है क्या? हमने कहा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बात स्टार्ट करता हूं। अब एग्जांपल क्या है आप देखें। सबसे पहले मैं ये लिखवा दूं कि केबी जो वाटर का होता है, जैसा हम पहले निकाल चुके हैं, दैट इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। वाटर का जो, हाँ बस अभी स्टार्ट किया मैंने, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमने बात स्टार्ट की। ठीक है। और मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया सबसे पहले ही कि केबी जो वाटर का होता है दैट इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, इस कंटेनर में हमने 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन लिया। क्या लिया? 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन लिया। अब अगर हमने इस कंटेनर में 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन लिया है, सो ऐसे में इस केस में अगर हमने डेल्टा टीबी निकालना है, सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। So that is equal to 0.52 into 1 which is 0.52 आ गया आपके पास। सही बात है। तो इस हिसाब से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा दैट विल बी 100.52 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 0.52 की एलिवेशन हो गई, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आप 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन लेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100.52 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कि नहीं? मैं सही कह रहा हूं? ओके। सो अब मैं दूसरा एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, आप दूसरे एग्जांपल को ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि यहां पर मैंने इस कंटेनर में मैंने 1 मोलर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया। सो 1 मोलर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया। ऐसे में अगेन मैं सेम ही फार्मूला लगाऊंगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी, दैट इज 0.52 इंटू 1, सो दैट इज 0.52। सो ऐसे में इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो आना चाहिए दैट इज अगेन 100.52 डिग्री सेल्सियस, है ना? 100.52 डिग्री सेल्सियस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए। सही बात है। दोनों केसेस में हमने सोल्यूशन तो 1 ही मोलर लिया। जब 1 ही मोलर लिया, बिकॉज अवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट बट देयर नंबर, तो 1 मोलर है, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए वो 100.52 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए, मतलब डेल्टा टी भी 0.52। लेकिन ऐसा नहीं था। सोडियम क्लोराइड के केस में ये बात जो है गलत हो गई।
जो इसका ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट आया हमारे पास, वो आया 101.54, सॉरी 101.04 डिग्री सेल्सियस। आप समझते जाइए बात। सो ये कब आ सकता है? ये तब आएगा जब जो है डेल्टा टीबी जो है 1.04 आए। ठीक है, और आप देख रहे हो, क्या आप मेरी बात पहले समझे? हमने 0.52 डिग्री सेल्सियस जो है, 0.52 जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जो हमें ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट आया वो 101.04 आया। ठीक है, सो मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसके अकॉर्डिंग है 101.04 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे, सो डेल्टा टीपी 1.04 आया। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से डबल आया। नहीं, देखो कैसे आया। देखो, ये है डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड, इसको बोलूंगा मैं कैलकुलेटेड। अब ये हो गया कैलकुलेटेड, ऐसे लिख लेते हैं। ये तो हमने कैलकुलेशन की। कैलकुलेटेड तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था, इट इज ऑब्जर्व्ड। मतलब अगर हम डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड करें तो हमें आ रहा है 1.04 डिवाइडेड बाय 0.52 और ये आ रहा है 2, है ना। मतलब ऑब्जर्व्ड एलिवेशन जो है डबल है जो हमने कैलकुलेट किया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? ठीक है, आप समझ गए। अच्छा, अब बात ये देखनी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ना। बोर्ड पे हमने ये तो लिख दिया कि भैया ये हो रहा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है ये देखना है। तो इसको देखने के लिए आपको एक बात समझनी होगी कि जब आप यूरिया का 1 मोल जो है डालते हैं यहां पर, ठीक है, जब आप ऐसे ऐसे देख लेते हैं, आई होप बोर्ड में अभी जगह है, हाँ ठीक है, ये देखिए। सो जब आप यूरिया के 1 मॉलिक्यूल को, यूरिया क्या हो गया, यूरिया इस तरह का मॉलिक्यूल, तो अगर आप यूरिया के 1 मोल को जो है पानी में डालते हैं तो यूरिया का 1 मोल जो है 1 मोल ही रहता है। ठीक है ना, मतलब पानी में डालने के बाद जो है यूरिया ऐसे ही रहती है। मतलब इधर जो है आपके पास जो यूरिया का है वो 1 ही मोल मौजूद है। सुनते रहिए, इसका 1 मोल ही मौजूद है अगर 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम NaCl को इसका 1 मोल पानी में डालते हैं, सो पानी में डालने के बाद जो है इसका 1 मोल आयोनाइज होके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा मिस किया। ओए, अंबानी को टाइम से पैसे दिया कर, तेरा नेट पैक खत्म हो गया था। अच्छा, सुनो अच्छा, अब सुनो, ज्यादा नहीं मिस किया मैं। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सुन लो सुन लो सुन लो, अभी सुनो, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट मुझे बताने दीजिए जो समझ रहे हैं अभी। ठीक है, जब 1 मोल हम NaCl का डालेंगे, सो 1 मोल ही Na पॉजिटिव का मिल जाएगा और 1 मोल ही Cl नेगेटिव का मिल जाएगा। और ऐसे में इन दोनों के टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे?
भाई हमने कहा 1 मोल इसका हो गया, 1 मोल इसका हो गया, सो टोटल मोल्स आ गए 2। टोटल मोल्स 2 आने की वजह से अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो, क्योंकि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं डिस्टिंग्विश करती कि Na पॉजिटिव के हैं कि Cl नेगेटिव के हैं, वो तो 2 काउंट करेगी। तो यहां पे जो 1 मोलल सोल्यूशन था, एक्चुअल में सोल्यूशन में जाके जो है वो 2 मोलल हो गया। तो जब हम यहाँ पे 2 मोलल लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो आपका जो है 1.04 आ जाएगा, फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। सुन लें, नहीं मेरी तरफ से साउंड की स्ट्रीमिंग सही है, आप बता दें मेरी तरफ से साउंड की स्ट्रीमिंग सही जा रही है कि नहीं जा रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? हाँ, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सही है। ठीक है, सो बेटा जी कुछ आपकी तरफ हो सकता है नेटवर्क वगैरह का इशू। सुन ले अब मेरी बात, मैं फिर से बताने लगा हूं जो मैंने बोर्ड पे लिखा इससे पहले कि मैं, ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो। देखो, मैंने ये कहा कि हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहे हैं, और उसमें हमने कहा कि ये हम रेफरेंस के लिए रख रहे हैं कि डेल्टा टीबी ऑफ केबी ऑफ वाटर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। और मैंने कहा कि एक हमने ये लिया सोल्यूशन लिया जिसमें हमने, इसमें क्या किया हमने, 1 मोलल यूरिया सोल्यूशन लिया। ठीक है, 1 मोलल हमने यूरिया सोल्यूशन लिया, मतलब इसमें 1 लीटर पानी में, ठीक है, मतलब यहां पर हमने 1 मोल यूरिया का डाला और साथ में 1000 ग्राम वाटर डाला, तो 1 मोल यूरिया सोल्यूशन हो गया। दूसरी तरफ हमने क्या किया, 1 मोल NaCl का डाला और साथ में 1000 ग्राम पानी डाला। सो दोनों तरफ 1 मोलल सोल्यूशन हो गया, यहां पर 1 मोलल यूरिया सोल्यूशन है और दूसरी तरफ 1 मोलल NaCl सोल्यूशन है। डिफरेंस हमने जानने की ट्राई की, क्योंकि अगर मान लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात माने, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट पे नहीं करती। तो ऐसे में दोनों में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर ही आने चाहिए थे। सुन ले मेरी बात, अरे मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो हमने फार्मूला लगाया डेल्टा टीबी केबी इंटू मोलैलिटी 0.52 इंटू 1 किया, ठीक है। जो फार्मूला हमने पढ़ा है, डेल्टा टीबी आ गया 0.52, तो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए 100 प्लस 0.52, 100.52 डिग्री सेल्सियस। और यही ऑब्जर्व भी, हमें ऑब्जर्व भी यही हुआ। इसका मतलब जो हमने कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। लेकिन सोडियम क्लोराइड के केस में ऐसा नहीं। सोडियम क्लोराइड के केस में जब हमने सेम फार्मूला लगाया, क्योंकि एक ही मोलल सोल्यूशन था, तो गड़बड़ आ गई, क्योंकि हमें डेल्टा टीबी अगेन 0.52 आया, तो बॉइलिंग पॉइंट इस हिसाब से 100.52 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। लेकिन जो हमें ऑब्जर्व हुआ वो 101.04 डिग्री सेल्सियस हुआ। मतलब जो डेल्टा टीबी है, जो डेल्टा टीबी है, क्योंकि डेल्टा टीबी क्या हो गया 101.04 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितनी हुई 1.04, है ना भाई। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 101.04 हो गया, तो माइनस 100 करो नॉर्मल से, तो डिफरेंस कितना आ गया 1.04। इसका मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.52, आया कितना 1.04। हमने रेशियो देखा तो दुगना है, रेशियो देखा तो दुगना है। यही प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम को हम जो है आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम का हमने देखा, हमने ये कहा कि जो यूरिया है वो सिर्फ मॉलिक्यूलर सॉलिड है, वो पानी में जाके डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है, वो पानी में जैसा डालो वैसा ही रहता है। तो जिन सोल्यूट्स में ऐसा होता है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 1 मोल ही डाला, 1 मोल ही सोल्यूशन में रहा, देयर वाज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन NaCl में क्या हुआ, आपने 1 मोल डाला, 1 मोल डाला, पानी में डालने के बाद 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव बन गया। सो टोटल मोल्स कितने बन गए 2 मोल बन गए। तो इस वजह से जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थी वो 2 मोल के कारण हुई, ठीक है। तो मतलब मोलैलिटी 2 हो गई एक्चुअली। तो अगर हम यहाँ पे 1 की जगह 2 पुट करेंगे
सो हमारा आंसर जो है 1.04 आ जाएगा। सही बात है। सो मतलब ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में जो डिफरेंस आ रहा है वो सोल्यूट के डिसोसिएट होने की वजह से आ रहा है। क्या सभी लोग मेरी बात समझ गए? सभी लोग मेरी बात समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अभी मैंने आपको बात बताई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अश्मी को आ गया, आर्यन को आ गया, ठीक है, मानिक को आ गया, नाइस नाइस नाइस, विनय को आ गया, हार्दिक को आ गया, नाइस, ओके ओके, ठीक है, आर्यन बख्शी डन। ठीक है, अब सुने, तो अब हम लोग इस चीज की जड़ तक जाएंगे कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है। सो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि जब भी सॉल्यूट डिसोसिएट करेगा तो जो है प्रॉब्लम आए। ठीक है ना, मतलब जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज होंगे जितने आपने डाले हैं तो जो है ये प्रॉब्लम आएगी। अब बात देखते हैं कि ये प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो है देयर वाज वन कांस्टेंट गिवन बाय वेंट हॉफ, इट इज कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर। अब ये वेंट हॉफ फैक्टर क्या है? वेंट हॉफ फैक्टर को अगर जो है हम ऐसे कहें, सो इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ solute particles divided by number of solute particles added. Observed number of solute particles divided by number of solute particles added. अब मतलब जैसे सोल्यूट हमने NaCl का 1 मोल डाला था, बन कितने गए? 2 गए, तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, सो I ये और क्योंकि आप जानते हैं, हम लोगों ने, सुन लीजिए, हम लोगों ने जो है ये पढ़ा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे में हम ये भी कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल या कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ऑब्जर्व्ड कौन सी हो गई? 1.04 इज ऑब्जर्व्ड, आपने वो ऑब्जर्व किया। और नॉर्मल कौन सी होगी या कैलकुलेटेड कौन सी होगी? 0.52। सो आई की वैल्यू अगेन दो, 1.04 डिवाइडेड बाय 0.52। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सुनते जाएं। तो ऐसे में अगर ये रेशियो है, सो ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती है? एक तो डेल्टा पी ऑब्जर्व्ड, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा पी नॉर्मल, मतलब कैलकुलेटेड, या डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी नॉर्मल, यही बात, नॉर्मल जो है 0.52, ऑब्जर्व 1.04 एंड डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड डेल्टा टी एफ नॉर्मल। ठीक है, और ऐसे ही एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका जिक्र भी मैं यहां पे कर लूं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट इज पाई ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय पाई नॉर्मल। आप प्लीज बोर्ड पे ध्यान रखिए अपना। मैं आपको एक बात और बता दूं, एक और फार्मूला लिख रहा हूं, यहां तक आई होप आपको सबको ये क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप ये भी जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। सही बात है। सो इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। molecular weight is inversely proportional to number of moles। तो ऐसे में हम, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सुनते जाएं। अब सो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि इट इज मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट सॉरी, थोड़ी देर पॉज हो गया था मैं। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी अब आप? क्या पढ़ना है हाँ, इसके बाद पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ हाँ, अब आ रही है ना आवाज? सुन लो अब।
सो मैंने क्या कहा, मैंने ये बोला कि मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अच्छा, तो अब आप सुनते जाएं मेरी बात। ये हो गए फॉर्मूले। देखो, अब हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कोई बात नहीं, अब जो है रिकॉर्डेड लेक्चर में देखना। सुनो, हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहां पर कि आखिर आई को कैसे यूज करना। सुनते जाइए। जैसे यहां पर फॉर 100% डिसोसिएशन, फॉर 100% 100% डिसोसिएशन के लिए क्या करेंगे कि यहां पर जैसे, सुनते जाएं, इलेक्ट्रोलाइट है और साथ में उसके आई की वैल्यू, मतलब यहां पे हम मान रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड। जैसे अगर NaCl है, ठीक है, ऐसे ही कोई भी हो, ठीक है, KBr हो, ये अगर 100% डिसोसिएटेड है तो आई की वैल्यू 2 होगी। क्यों? क्योंकि जब इनको आप डालोगे सोल्यूशन पानी में, सो ये 1 मोल का 2 मोल बन जाएगा, तो इसके आई की वैल्यू 2 होगी। ऐसे ही अगर हम MgCl2 ले लेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। AlCl3 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी, ठीक है। ऐसे ही Al2SO4 होल थ्राइस लेंगे तो 5 आएगी। देख रहे हो आप, 1 मोल से 5 मोल बनेंगे, 2 एल्यूमिनियम के 3 सल्फेट के, है ना। अच्छा, और एक बात और, जैसे अगर हम कोई आयनिक कंपाउंड लेते हैं, आयन मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेते हैं, मैं ले रहा हूं जैसे K4FeCN6। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि ऐसे भी सवाल आपको पूछे जाएंगे। K4FeCN6 है, इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके अंदर जितनी भी स्पीसीज है वो अनआयनाइजेबल होती है, मतलब पानी में जब आप इसको डालोगे, सो डिसोसिएट होने पर ये 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव जो है आएगा। सो नंबर ऑफ आयंस जो है इसमें भी 5 आ गए, क्योंकि 4K पॉजिटिव और जितना K पे पॉजिटिव चार्ज है उतना FeCN6 पे नेगेटिव चार्ज है, सो 5। तो 4 + 1 जो है 5 हो गया। इज इट ओके? सो ऐसे में आपके 5 विल बी द वैल्यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई सबको? नहीं है टफ बहुत ज्यादा, ये इट्स इजी, क्वाइट इजी, ठीक है। हाँ ठीक है, अब नहीं रब करूंगा, लेकिन साथ साथ में केशव को समझ आ गई? केशव को समझ आई? भाई 1 मोल से जितने मोल बनते हैं वो उसका आई है, पानी में डालने के बाद। जैसे NaCl को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सो उसके आई की वैल्यू 2, ठीक है। तो जितने मोल में 1 मोल डिसोसिएट होता हो, टोटल आयंस इरिस्पेक्टिव किस में हो रहा है, वो उसका आई है। केशव जी समझ में आ गया? अच्छा, केशव को आ गया था, लेकिन मुझे लगता है उसने नो प्रॉब्लम कहा। ठीक है, ठीक है। आयुष कह रहा रिपीट करने के लिए। मैंने कहा आयुष जी, जैसे NaCl है, NaCl के या MgCl2 ले लेते हैं। MgCl2 के 1 मोल को जब आप पानी में डालोगे तो यू विल गेट Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। सो जब आप 1 मोल को डालोगे आपको 1 मोल इसका मिलेगा और 2 मोल इसके मिलेंगे। सो प्रोडक्ट में टोटल मोल कितने हो गए? 3 मोल।
सो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि आपने बने कितने हैं 3 मोल, डाले कितने थे 1 मोल, तो आई की वैल्यू हो गई 3, इसलिए हमने 3 लिख दी। आ गई बात समझ में? लास्ट एग्जांपल विकास, मैंने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, नहीं, मैंने, मेरी बात सुन लीजिए, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की स्पीसीज कभी भी डिसोसिएट नहीं करती। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, उसके अंदर वाली स्पीसीज जो है डिसोसिएट नहीं करती है पानी में, वो वैसे का वैसा बॉक्स रहता है। सो 4K पॉजिटिव एंड ये बॉक्स उतना ही नेगेटिव चार्ज, बस, तो उसके 5 आयंस बनेंगे, साइनाइड नहीं। अगर केसीएन होता वो के पॉजिटिव और सीएन नेगेटिव में कर जाता, लेकिन यही इसीलिए तो मैंने लास्ट वाला दिया। ठीक है, लास्ट वाला इसीलिए तो मैंने दिया है कि भैया उसके जो है डिसोसिएशन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, सो मैं मिटा दूं? वंशिका को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। वो कौन सा स्कूल है तेरा, सेंट जेवियर? अच्छा, चलो, हाँ अब याद रह गया मेरे को। सुनो, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल सा सवाल जो है पहले मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। अभी इसी पे बहुत कुछ मेरे को बात करनी है, ठीक है, बट एक सवाल के बाद। लेट दिस सॉल्यूशन बी ए, let this solution be B, let this solution be C. So आपको इनको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब क्या, जो भी ऑर्डर आपका ए बी सी, सी बी ए, बी ए सी, आपने लिख देना है कि क्या होगा इसका, ठीक है। दूसरा है आपको अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर में। तीसरा है ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीबी। तीसरा है order of boiling point, BP stands for boiling point, and then order of delta TF, and then order of freezing point, ठीक है, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको इनको इस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कर सकते हो। 6 क्वेश्चन है, 3 मिनट दे रहा हूं, 30 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, फिर मैं करवाने लग जाऊंगा। इज इट ओके? चलिए,
कीजिए कीजिए, आई एम जस्ट वेटिंग। हाँ जी बेटा जी, आया कि नहीं आया? आया आंसर कि नहीं आया? चलो चलिए देखते हैं। अब सुन लीजिए सारे लोग, क्योंकि मैं सभी के आंसर नहीं देख पाऊंगा इस टाइम पे। व्हाट इज द ट्रिक जो आपको फॉलो करना है? सबसे पहले देखो, सुन लें, फिर मैं बात करता हूं। आपने करना क्या है, इन सभी में आपने कोई भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम। आप सुन ले मेरी बात पहले, इससे पहले मैं इसको भी बताऊं। देखो, अब जो हमारे सारे फार्मूले हैं ना वो मॉडिफाई हो जाएंगे। कैसे? जो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है वो आ जाएगा आई इंटू एक्स बी। मतलब आई आ जाएगा क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन को ले लिया जाएगा। सुन लें, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी आएगा। और वैसे ही डेल्टा टीएफ जो है आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी आएगा। और पाई जो आएगा दैट इज आई इंटू सी आर टी। पाई की बात बाद में करते हैं, लेकिन ये तीनों जो है आपने ये वाले फार्मूले आप जानते हो। सिर्फ आई इंट्रोड्यूस कर दिया कि जैसे NaCl के केस में अगर हमने 1 मोलर सोल्यूशन डाला है 1 लिखेंगे और आई की वैल्यू 2 लिख लेंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट वही जो है 101.04 आ जाएगा। सही बात है। सो आई इंट्रोड्यूस कर दिया, सभी फार्मूले ये मॉडिफाई। अब सुने, जितनी भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, हमने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हैं। आप देखो यहां भी आई इंटू एम है, यहां भी आई इंटू एम है, यहां भी ये सी इज द कंसेंट्रेशन तो ये भी आई इंटू एम ही है, यहां भी आई इंटू ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सुन लें, आपको करना क्या है, द ट्रिक इज कि आपको इन सभी में
क्योंकि ये 2 मोल में डिसोसिएट करता है, ये 3 में करता है, ये डिसोसिएट करता ही नहीं है। तो आपको सभी में I इंटू एम का ऑर्डर देख लेना है। मोलैरिटी और मोलैलिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बराबर ही लेनी। टेक मोलैलिटी एंड मोलैरिटी इक्वल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसका I इंटू एम कितना है? पहले इसका I इंटू एम हो गया 0.1, क्योंकि इसका I जो है वो 1 ही है, सही बात है। और इसका I इंटू एम हो जाएगा किसके बराबर? इसका I इंटू एम हो जाएगा 0.2 के बराबर, इसका I इंटू एम हो जाएगा 0.3 के बराबर। सही बात है कि नहीं? पहले ये बोलो, ये बात समझ में आई? I इंटू एम मतलब, ठीक है, मतलब इसके 0.1 मोलर सॉल्यूशन में इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसके 0.1 में 0.2 मोल्स होंगे, इसके 0.1 में 0.3 मोल्स होंगे। तो जिसके ज्यादा मोल्स होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। सो ऐसे में जो पहले का आंसर है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आंसर इज सी, बी एंड ए। पहले बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? सी, बी एंड ए समझ में आ गया? आंसर समझ में आ गया? और जिसमें लोअरिंग ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। सतविंदर कह रहा है उसको समझ नहीं आया, सुन लो। सतविंदर जी, मैंने कहा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी में ज्यादा होगी, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है इसमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके 0.1 मोल में 0.3 मोल्स हो, है ना? 0.3 मोलर हो गया ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो अब सी ज्यादा होगा, सुन ले। और अब सुने, अब यहां पे मामला उल्टा कर देना, क्योंकि जिसकी लोडिंग ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर जो है एबीसी होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? भाई जिसकी लोअरिंग ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर कम हुआ ना, ठीक है। अच्छा, और सुने, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सी बी ए, डेल्टा टीबी का ऑर्डर सी बी ए, लेकिन और बॉइलिंग पॉइंट का भी सी बी ए ही होगा। क्यों? सुन लें, जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि 100 में आपको उतना ही ऐड करना, ठीक है। अब सुने, फ्रीजिंग डेल्टा टीएफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगेन द आंसर विल बी सीबीए। लेकिन जिसकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, सो आंसर विल बी ए बी सी। नहीं, जैसे किसी में मान लो, सुन लो, किसी में डेल्टा टीएफ ज्यादा है, जैसे मान लो किसी का डेल्टा टीएफ 5 है और किसी का 3 है, किसी का 2 है, तो ऑर्डर आएगा 5 3 2। लेकिन जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात आएगी तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? -5, -3, -2। तो -2 वाले का सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट हुआ ना। सो फ्रीजिंग पॉइंट में ऑर्डर उल्टा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर सेम रहता है। क्या आपको ये सब आंसर समझ में आए कि नहीं? विकास गुप्ता को आ गए, प्रभनूर को आ गए, सात्विक को आ गए, नाइस नाइस नाइस, वंशिका को आ गए, मोक्षा महाजन को आ गए, नाइस, हर्ष महाजन को आ गए, हरीश को आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उदिता शाही को आ गए, ठीक है। बरखा कौल, मानिक, मनस्वी, विनय चौधरी, नाइस नाइस नाइस, आर्यन बख्शी को आ गए, ठीक है। कुशाल को आ गए, ठीक है, कुशल, राघव, संयम, नाइस, ऋतिक, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुन लो, आप आर्यन को आ गए, निष्ठा को आ गए, ठीक है, नाइस। अब सुन लें, अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दैट इज के ये तो हो गई बात एक,
अच्छा, पीडीएफ नहीं डाला था लिक्विड सोल्यूशन का ग्रुप में? लिक्विड सोल्यूशन का पीडीएफ नहीं डाला, 11th वालों को तो डाल दिया, चलो 12th वालों के आज डलवाता हूं। ठीक है, एक्चुअल में क्योंकि ऑफिस पूरी तरह से बंद होने की वजह से ना हम कंप्यूटर को भी एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि लॉकडाउन को भी यार फॉलो करना चाहिए। सुन ले बात, अब सुनो मेरी बात। तो अब नेक्स्ट थिंग इज कि अगर ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो है कंप्लीट ना हो, ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? सुन ले आप मेरी बात। तो पहले लिख रहे हैं हम, इन केस ऑफ पार्शियल डिसोसिएशन, इन केस ऑफ पार्शियल डिसोसिएशन। अब पार्शियल डिसोसिएशन में जैसे मेरी मेरी बात समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिख लिया, डिसोसिएशन में क्या हो गया कि जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल से एक से ज्यादा बन रहे हैं, जैसे एन मोल्स बन रहे हैं, एक मोल से एन मोल्स बन रहे हैं। इज इट ओके? आप देख रहे हैं यहां पे, ठीक है। सो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इनिशियली क्या सिचुएशन थी? मान लो इनिशियली आपने इसका एक मोल डाला एंड एट इक्विलिब्रियम इसका हो गया 1 माइनस एल्फा एंड साथ में एन एल्फा। डिसोसिएशन में यही होगा, एक मोल से एन मोल्स बनेंगे, है ना? जब एल्फा जाएगा तो एन एल्फा बनेगा। इज इट ओके? इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा हुआ 11th में, ठीक है। पार्शियल डिसोसिएशन है ना, तो एल्फा जा रहा है। अच्छा, अब सुनो, आई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? आई की वैल्यू हम लिखेंगे, कितने मोल बने? 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और डाले कितने थे जी? 1 मोल डाला था। सो आई की वैल्यू तो ये आएगी डिसोसिएशन के केस में। इसी बात से क्लियर है कि आई की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। आप देख सकते हो आई की वैल्यू जो है मोर देन 1 होगी, और इसी को अगर आप रीअरेंज करोगे यू विल गेट एल्फा इज इक्वल टू, एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। अगर आप इसी फार्मूले को रीअरेंज करोगे सो ऐसा जो है हो जाएगा। इज इट ओके? एक मॉलिक्यूल कितनों में डिसोसिएट कर रहा है? जैसे एसिटिक एसिड डिसोसिएट करता है, एसिटेटाइन एंड एच पॉजिटिव, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। समझते जाइए। और साथ में एक बात और समझ जाइए, यहां पर जो हमने लिखा ना आई इज दिस, सो आई जो होता है, जो हमने लिखा कि 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड। सही बात है, मैंने कहा था मॉलिक्यूलर मास में उल्टा होता है, नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड। एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रभनूर, एल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, एंड मॉलिक्यूलर मास इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी, सो हम ये भी लिख सकते हैं वेपर डेंसिटी नॉर्मल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड। वेपर डेंसिटी नॉर्मल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। इज इट ओके? मैंने कहा देखो, एक मोल से एन मोल्स बनते हैं, इनिशियली एक मोल लिया तो एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एल्फा हुआ, इसके एन एल्फा बने, तो आई की वैल्यू टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन
नंबर ऑफ मोल्स एडेड इनिशियली, यही होता है। सो आई की वैल्यू दिख ही रहा है कि एन कुछ तो होगा, 2 3 4, तो जो भी होगा 1 प्लस वैल्यू आएगी, फिर आई विल बी ग्रेटर देन 1। इसी को रीअरेंज करेंगे, आपका फार्मूला ये आ जाएगा, अल्फा इज आई माइनस 1 एन माइनस 1। ठीक है, ये मैंने कहा कि आई, ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं ना, मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व्ड, तो मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, सो वेपर डेंसिटी नॉर्मल, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इट इज जस्ट रेपिटेशन ऑफ द थिंग्स। इज इट ओके? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं मिटा दूं इसको, चलिए चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, और दूसरा केस है जब एसोसिएशन हो। ध्यान दीजिएगा, एसोसिएशन बड़ा रेयर फिनोमिना है। सो इन केस ऑफ पार्शियल एसोसिएशन, अब पार्शियल एसोसिएशन में देखो, जैसे बोले यहां पर क्या है कि एन मोल्स ए के हैं, एसोसिएट होके वो ऐसे पॉलीमर टाइप बन गया। मतलब अगर इनिशियली उसका 1 मोल है, सो एट इक्विलिब्रियम जो है 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय एन हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय एन हो जाएगा। सुनते जाइए। और आई की वैल्यू जो है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन हो जाएगी अपॉन 1। ठीक है, दिस, और ऐसे में जो आई की वैल्यू है वो लेस देन 1 आती है, और साथ में जो अल्फा आएगा वो आएगा 1 माइनस आई एंड 1 माइनस 1 अपॉन एन। इसको जब आप सॉल्व करोगे, और यहां पर भी अगेन मैंने कहा कि अल्फा विल बी इक्वल टू, ये सॉरी, आई विल बी इक्वल टू दिस थिंग, आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन molecular mass normal upon molecular mass observed and vapor density normal, vapor density observed। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल देता हूं बहुत बढ़िया। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, जैसे एसिटिक एसिड इन बेंजीन, जैसे दूसरा बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, ऐसे कोई भी एसिटिक एसिड इन CCl4 ऐसे, या फॉर्मिक एसिड इन CCl4। एग्जाम्पल का मतलब क्या, कैसे होती है भी एसोसिएशन? जैसे एसिटिक एसिड को मान लो, सुन लें, एसिटिक एसिड को मान लीजिए डाल दिया किसमें, बेंजीन में। अब आप जानते हैं होता क्या है, बेंजीन एसिटिक एसिड के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगी। एसिटिक एसिड को जब आप बेंजीन में डालोगे, सो बेंजीन इज इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगी। सो ये एसिटिक एसिड क्या करता है, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर
ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इसको बोलते हैं हम डायमर। ये डॉटेड लाइन जो है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देते हैं। इज इट ओके? तो इससे क्या हुआ, दो से एक बन गया। मतलब आपने इसके डाले 2 मोल थे, सोल्यूशन में 1 मोल है, क्योंकि सोल्यूशन इसको क्या काउंट करेगा, 1 यूनिट। ये कितने हैं, ये 2 हैं, तो 2 से 1 बन गया। सही है, इधर 2 इधर 1, इधर 2 इधर 1। तो ऐसे में एसोसिएशन जब हो तो जो है आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम मिलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? जो बोर्ड पे जो लिखा गया है वो समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना हो? यस यस, नाइस। मोक्षया महाजन, नारायण बख्शी। मोक्षया तू तो रिवाइज कर रहा है मुझे लगता है। सात्विक लास्ट। सात्विक देखो इसमें क्या हो रहा है, सात्विक तूने बोला लास्ट वाला रिपीट करना है। एसिटिक एसिड बेंजीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो इसलिए दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देते हैं और जो है डाइमर बना देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे 2 थे ये ऐसे 2 थे, 2 मिलके ऐसे 1 हो गए। अब 1 हो गए तो सोल्यूशन को एक ही रीड करेगा ना, सिंगल रीड करेगा। ठीक है, तो इसलिए अब जो आई की वैल्यू वो घट जाएगी। ठीक है, नोट करें जी। चलिए, सो सवाल करते हैं, सवाल से बात समझ में आएगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है मेरे पास, चलो एक घुमाया फिराया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अभी हमारे पास वही ऑप्शन है। हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं।
मैं इस क्वेश्चन को खुद ही करवा देता हूं, आप अब देखिए। एक्चुअल में अब मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन दिया बड़ा है लेकिन ये है छोटा। ठीक है, ये पूरी जो कहानी कही गई है ना, इसका सारे का रोल नहीं। कैसे? आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 1000 ग्राम बेंजीन शोज ए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ दिस 1.4 डिग्री अज्यूमिंग दैट बेंजोइक एसिड डाइमराइज टू एक्सटेंट ऑफ 80%, कैलकुलेट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन गिवन डेल्टा एच वेपराइजेशन इज 7.8। तो अब हम अगर इसमें देखेंगे, हमने पढ़ा था कि Kb इज इक्वल टू, सुन ले, Kb इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू एम। सुनते जाएं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने फॉर्मूला किया था। और यहां पर हम के बी निकाल सकते हैं। कैसे? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, एक मिनट, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अच्छा अब आई की जरूरत अपने को पड़ेगी। सो ये देख लो, बेंजोइक एसिड है, डाइमराइज हो रहा है। सुन ले, बोर्ड पे देखें। सो बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो रहा है, मतलब टू बेंजोइक एसिड डाइमराइज होके हमें डाइमर दे देंगे, मतलब दो का एक बन जाएगा, BA 2 बन जाएंगे। सो इसमें आप अब सुन लें, हमने किया था 1 माइनस एल्फा, और यहाँ पे एल्फा बाय एन। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 है, भी 2 से 1 बन रहा है ना। सो 1 माइनस एल्फा, एल्फा बाय 2। और आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय 2। सो ये आ जाएगा एक तरह से 1 माइनस एल्फा बाय 2। बहुत नीचे तो नहीं जा रहा, एक मिनट। सो ये आ जाएगा हमारे पास, आई की वैल्यू आ जाएगी, यहां से लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय 2, सो दैट इज 1 माइनस एल्फा बाय 2। सुन ले, आई आ गया, आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे। और एल्फा क्या है? एल्फा जो है, एज एल्फा इज इक्वल टू, एल्फा कितना है? 0.8 है, 80% हो रही है ना, सारे डाटा का यूज हो ही रहा है यहाँ पे, है ना। 80%, तो अल्फा 0.8 हो गया। सो आई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8 बाय 2। सो कितना हो गया? 0.4, 1 माइनस 0.4, 0.6। तो आई की वैल्यू 0.6 होगी। सुन ले, अब इसी फार्मूला में हमने आई की वैल्यू पुट करनी है। सो हमें आ जाएगा, सुनते जाइए सुनते जाइए, दैट इज डेल्टा टीबी कितना हुआ है? 1.4 है। सो 1.4 इज इक्वल टू 0.6 इंटू के बी, और मोलैलिटी कितनी? 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। मोलैलिटी का मैं फार्मूला भी लिख लूं, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 122 ग्राम। 1000 ग्राम जो है सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, सो दैट मींस मोलैलिटी इज 1। सो केबी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.4 डिवाइडेड बाय 6, 0.6। सो 0.7 बाय 0.3, एक तरह से 7/3 आ गई है ना। 7/3 जब आ गई केबी की वैल्यू, अब हमसे बस हमने ये फार्मूला लगाना है। क्या? मैं जस्ट पुट कर देता हूं, 7/3 इज इक्वल टू, आर की वैल्यू किलो कैलोरीज में दिया है ना, तो आर हम कैलोरीज वाला ले लेते हैं, 2 टी बी स्क्वायर। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। मॉलिक्यूलर मास बेंजोइक एसिड का, बेंजीन का कितना होता है? 72 प्लस कितना होता है भाई? 678, 78 और 1000 इंटू 7.8
इंटू 10 रेस्ट पर, किलो कैलोरीज है ना 3, बस। तो ये तो कट ही गया, ये 10 आ गया, बाकी आप देख लें, आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलो, वंशिका को आ गई बात समझ, ठीक है, बरखा को आ गई, डन, नाइस नाइस। चलिए नोट कर लीजिए, बस कैलकुलेशन करनी है अब आपको जो है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इज दैट ओके? सही है बात? हाँ, आर्यन के प्राण निकल गए, लेकिन समझ में आ गया, ठीक है। R2 कैसे लिया? R पता है क्या हमने कहा था ना, कि अगर जो है इसको कैलोरीज में लेते हैं तो R की वैल्यू 2 ली जाती है। सुन लो प्रभनूर, मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो, हमने हमें बॉइलिंग पॉइंट इस फार्मूला से मिलेगा, लेकिन इसमें भी अपने को पहले के बी निकालना, तो के बी निकालने के लिए मैंने डेल्टा टीबी आई के बी मोलैलिटी का फार्मूला लगाया। सो इसमें मैंने पहले आई की वैल्यू निकाली, आई अल्फा, क्योंकि 80% एसोसिएशन है, तो आई 0.8 आया, तो आई, ये फार्मूला बना 1 माइनस अल्फा बाय 2, सो आई इज 0.1 माइनस 0.8 अपॉन 2, 0.6 आ गया आई की वैल्यू। फिर हमने ये फार्मूला लगाया, डेल्टा टीबी 1.4 है, क्योंकि उसने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इतनी है, सो आई के बी मोलैलिटी, मोलैलिटी एक है, 1 मोल बेंजोइक एसिड का 1000 ग्राम में। सो ऐसे में फिर लगाया हमने कि केबी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, केबी रीअरेंज करके 7/3 आया, सो केबी की वैल्यू 7/3 पुट की, टीबी स्क्वायर करके टीबी आपका आ जाएगा, और टीबी जो आपका आएगा 418.33 केल्विन आएगा, 418.33 केल्विन जो है आ जाएगा। इज इट ओके? डाउट सेशन कैसा चल रहा है आपका? डाउट सेशन कैसा चल रहा है? सर बढ़िया से पढ़ाते हैं? अच्छा चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। डाउट सेशन देखो, जो पैकेज के डाउट्स हैं वो डाउट सेशन में ही डिस्कस होंगे। एक बात मैं आज अपलोड कर दूंगा लिक्विड सोल्यूशन का जो है, हाँ हाँ, ले लो ले लो कृष्णल, ले ले स्क्रीनशॉट। अच्छा, सो जो डाउट सेशन है, ठीक है, उसको ढंग से लगाइए, क्योंकि डाउट्स वहीं पर डिस्कस होंगे, इस रेगुलर क्लास में डाउट्स नहीं डिस्कस होंगे, ठीक है। हाँ, मैं अपलोड करूंगा, आज का सेशन मेरे पास आ गया तो मैं अपलोड कर दूंगा डाउट सेशन जो है, ठीक है। और मैं आपके ग्रुप में डाल भी दूंगा कि कल कौन कौन से डाउट्स डिस्कस होने हैं, सर बताते हैं आपको कि कौन कौन से डिस्कस होने हैं। हर रोज का हम, नहीं नहीं नहीं, अभी मैं पैकेज दूंगा आपको, हर रोज का हम जो है बना लिया करेंगे शेड्यूल, हर रोज। नहीं, मैं नहीं लेता हूं ना, आर के सर लेते हैं डाउट सेशन, ठीक है, सो इसलिए। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं, अब से हम शेड्यूल में करेंगे डाउट्स को, आपको मैं बता दिया करूंगा कि कल कौन से डाउट्स पूछने हैं आपने, ठीक है ना, आपने वही पूछने हैं सर से। अभी मैं आपको आज शाम को डाल दूंगा कि कल डाउट डिस्कशन में क्या होना है, ठीक है, आपके ग्रुप में आपको वही क्वेश्चंस पूछने हैं, वही कराए जाएंगे पैकेज, तो धीरे धीरे जो पैकेज होता जाएगा। इज इट ओके? चलिए आज इतना ही करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तूने भेजा होगा व्हाट्सएप पे, अभी नहीं, डाउट सेशन में पूछ यार, ठीक है, डाउट सेशन में सर से पूछ लिया करना एक बार, ठीक है।
वो बाहर का है, कोई बात नहीं, तो डाउट सेशन में सर से पूछ तो सही। ठीक है, नहीं बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगा तेरे को, है ना। ओके। स्क्रीनशॉट जिसने लेना ले लो। ओके बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।